हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आइए लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री का 9th क्लास का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। देखो मेरे बेटो, सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारे जो शास्त्र हैं, कहते तो इतना तो मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि नासा भी हमारे शास्त्रों पे रिसर्च करता है। नासा पहले रिसर्च करेगा हमारे शास्त्रों पे, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करेगा। और उसका प्रिडिक्शन इसलिए सही होता है क्योंकि वो उसका जो बेस है प्रिडिक्शन का, वो हमारे शास्त्र हैं। आपको याद होगा हमारे जो शास्त्रों में बहुत साल पहले लिख दिया गया था कि जो कनाद साहब ने, महर्षि कनाद जो थे, इन्होंने लिख दिया था कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और उन्होंने ही परमाणु वर्ड नाम दिया था। परमाणु जो वर्ड जो नाम दिया गया था वो किसने दिया था? महर्षि कनाद साहब ने दिया था। ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं, सबको बहुत छोटी बात लगती है, पर सोचो कि हमारे देश का विज्ञान उस समय कितना डेवलप्ड होगा। खैर वो तो एक अलग बात है। थोड़ा सा आज अपन इस चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं। दूसरा, एक ग्रीक फिलोसोफर ने भी कहा था, जो ग्रीक फिलोसोफर हैं, दो हैं, डेमोसिट्रस और ल्यूसिपोप्स। डेमोसिट्रस और ल्यूसिपोप्स ने एक बात कही थी कि भाई जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल से बना है। ठीक है, बना, नो प्रॉब्लम। आइए डाल्टन साहब, सबसे पहले जो पिछले चैप्टर में मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, वही चीज़ है। एक बार रिपीट कर देता हूँ। एटम आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं। डिफरेंट एलिमेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये सब कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यू नो इट वेरी वेल। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स। देखो एक बात याद रख लो, पहले से आप जानते हो, मैं फिर भी आपको बता देता हूं, आप पहले से जानते हो, कोई भी एटम है, ये पिछले चैप्टर में बता चुका हूं, फिर सुन लो, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल होने के पीछे एक ही रीजन है कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। ये साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किया कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। हाँ, समझ में आता है। तो कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होगा? क्योंकि उसका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दोनों इक्वल होंगे। ये क्लियर हो गया? यस सर। तीसरी चीज, अगर कोई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो वो क्या है? पहले उनको डिस्कवर तो करें। अरे वो है क्या भाई, उनको डिस्कवर तो करें। तो सबसे पहले डिस्कवर किया गया इलेक्ट्रॉन का। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए, क्या हुए, इसके बारे में अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ। आपके सिलेबस में कैथोड रे ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। बस कैथोड रे ट्यूब से ये एक्सपेरिमेंट से जे थॉमसन साहब जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया। डिस्कवर करके उन्होंने ये देखा कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उसमें से निकल रहे हैं। कैथोड रे ट्यूब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उसको लेके ज़्यादा अपने को टेंशन लेने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझो कि एक कांच की नली होती है, एक कांच की ट्यूब होती है, और इस कांच की ट्यूब में दो मेटल के सिक्के लगे होते हैं, और इसको पॉजिटिव और नेगेटिव से अपन ऐड कर देते हैं, ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, मेरा मतलब है ना। तो जो पॉजिटिव से कनेक्ट है वो पॉजिटिव, और जो नेगेटिव से कनेक्ट है वो नेगेटिव प्लेट हो गई। जो बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब इसमें क्या हुआ, एक इनर्ट गैस अपन ने फिल कर दी, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज दे दिया, तो जो पार्टिकल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे, दिखता कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा है, पर जो पार्टिकल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा वो क्या होगा? कॉमन सेंस की बात है, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। जो पार्टिकल पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा। कॉमन सी बात है। जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बस यही सब चल रहा है। तो इससे उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया, और कुछ भी नहीं है। तो इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है, इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉन आर इंडिकेटेड विथ E-।
ई माइनस से अपन इसको इंडिकेट करते हैं। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, माइनस मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं इसलिए अपन उसको इस तरह से इंडिकेट करते हैं। दीज आर नेगेटिवली चार्ज, चार्ज इज इक्वल टू -1। जैसे मान लीजिए -1 है तो एक चार्ज हुआ, -2 है तो 2 चार्ज। आपको पिछले चैप्टर में मैंने आयंस बताए थे ना, वही चीज़। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो -1, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो -2, वो चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/2000 ऑफ द प्रोटॉन। देखो बेटा, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। चार्ज दोनों में इक्वल है। अगर प्रोटॉन +1 है तो इलेक्ट्रॉन -1 है, लेकिन दोनों में वजन यानी वेट यानी मास में जमीन आसमान का फर्क है। इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हल्का होता है, यानी ये मान के चले अगर एटम से सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो एटम के मास में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 1886 गोल्डस्टाइन साहब ने भी क्या किया, उसी कैथोड रे ट्यूब के साथ डिस्कवर करके पॉजिटिवली चार्ज्ड कैथोड रे ट्यूब से एक्सपेरिमेंट किया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को डिस्कवर किया। और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की जो बात करें तो इसको नाम दिया गया मेरे बेटों प्रोटॉन। क्लियर हो गया? इनको प्रोटॉन नाम दिया गया। प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। पी लिखो तो भी चलेगा, P+, कई बार हम इस तरह से लिख देते हैं तो भी चलेगा। दीज आर पॉजिटिवली चार्ज इक्वल टू +1। प्रोटॉन मतलब 1 यानी +1, एक प्रोटॉन है तो +1, 2 है तो +2, इलेक्ट्रॉन है तो -1। अब किसी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और ओवरऑल दोनों मिलकर के न्यूट्रल। बस इतनी सी बात है। बात समझ में आई? जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, और जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल क्या हो गया सिस्टम? न्यूट्रल। इसीलिए कहते हैं कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। आयंस जब मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे, जब मैंने डिटेल में आपको समझाए थे, जिन्होंने मेरा आयंस वाला वीडियो नहीं देखा है वो पिछले चैप्टर में आयंस का वीडियो देख लें, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। मास ऑफ प्रोटॉन इज 2000 टाइम टू, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। इलेक्ट्रॉन का मास 1/2000 ऑफ प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन का 2000 टाइम्स होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों की बात आपकी बुक में ये चीज़ बाद में दी हुई है, मैं आपको अभी से समझा देता हूँ। एक ऐसा पार्टिकल भी एटम में प्रेजेंट होता है जो न्यूट्रल होता है, लेकिन उसका वजन होता है। अब ये साइंटिस्ट को कैसे पता चला, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। आपको देखो, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, एक एक चीज समझ में आएगी। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब पॉजिटिव पार्ट के रूप में प्रोटॉन साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया, नेगेटिव पार्टिकल के रूप में इलेक्ट्रॉन साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया। अब साइंटिस्ट की बल्ले बल्ले, बोले यार मजा आ गया, हमने तो एटम की पूरी चीज डिस्कवर कर ली, यानी एटम के पूरे पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट डिस्कवर कर लिए। साइंटिस्ट ने कुछ सोचा ही नहीं, बोले वाह मजा आ गया, हमने एटम को पूरी तरह से डिस्कवर कर लिया। अब क्या हुआ, वजन देखा गया। सपोज करो, आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं, आसान शब्दों में, कि अगर मान लो इधर एक एटम को रख दिया और इधर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को रख दिया, तो क्या होना चाहिए? कांटा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। लेकिन हकीकत में जब साइंटिस्ट ने मास को जब कंपेयर करने की कोशिश करी तो बड़ा शॉकिंग रिजल्ट आया। सारी खुशी, ये कांटा थोड़ा इधर कुछ, यानी कि एटम अभी भी उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के वेट से भारी था। यानी एटम के अंदर अभी भी ऐसा कोई पार्टिकल है जो न्यूट्रल तो है और एटम के वेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आई? यानी एटम के अंदर अभी भी ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जो कहने को तो न्यूट्रल हैं। एटम के अंदर जो पार्टिकल है वो न्यूट्रल है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन उस न्यूट्रल के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अलावा भी एक ऐसा पार्टिकल है जो एटम के अंदर प्रेजेंट है और एटम का वेट बढ़ा रहा है, यानी दम है उसमें, यानी वजन है, यानी मास है। अब वो पार्टिकल को अपने चैडविक साहब ने 1932 में, जेम्स चैडविक साहब ने इसको डिस्कवर किया। इसको कैसे डिस्कवर किया उसके चक्कर में फिलहाल मत पढ़ो, मैं आपको समझा देता हूं, वैसे आइडिया दे रहा हूं, मना नहीं कर रहा हूं। पहले इसको देख लें। न्यूट्रॉन्स को अपन स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे चार्ज 0 होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा ज्यादा होता है। इट
वाज ऑल्सो टेकन एज 1 यूनिट। न्यूट्रॉन को भी आप 1 यूनिट कह सकते हैं। इसको कैसे डिस्कवर किया, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सुन लीजिए। जैसे एक मेटल लिया बेरिलियम का, और उस बेरिलियम पे एक अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया। मैं आपको पहले से इसलिए बता रहा हूँ कि न्यूट्रॉन को भी अपन अभी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रॉन समझ लीजिए। ये अल्फा पार्टिकल अभी रदरफोर्ड में भी आएगा, सुनो मजा आएगा। एक मेटल ले लो बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 4 और एटॉमिक मास 9, ठीक है। इसमें डाला अपन ने, बम्बार्डमेंट कराया, यानी एक ऐसा मेटल ले लो और इस पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया। अब अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं वो भी सुन लो। हीलियम एटम जो होता है ना, हीलियम, इसमें से इलेक्ट्रॉन हटा दो, खाली प्रोटॉन प्रोटॉन रहने दो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रहने दो, तो यू विल गेट अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो आपको अल्फा पार्टिकल मिल गया, समझ गए। अब देखना, इस पे अल्फा पार्टिकल का अपन ने बम्बार्डमेंट कराया। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास कितना, 4। समझते जाना एक एक चीज, ये 11 में पढ़ाते हैं, आपकी बुक में नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूं। बम्बार्डमेंट किया तो ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर के जो स्पीशीज बनाई वो कार्बन की जैसी बनाई। ये 9 और 4 मिलकर के 13 हो गए, नहीं 12 हुए, और एक पार्टिकल निकलने लगा। ये जो पार्टिकल निकला, इस पार्टिकल पे रिसर्च की गई कि यार इस पार्टिकल में वेट तो है, इस पार्टिकल में वेट तो है पर चार्ज नहीं है। क्योंकि जब ये पार्टिकल जा रहा था तो ना तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ ना नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो ये न्यूट्रल है। बोले यार ये न्यूट्रल पार्टिकल कौन है, जरा इसको जरा रिसर्च करें इस पे। तो इस न्यूट्रल पार्टिकल पे जब रिसर्च की गई, तो जब उस न्यूट्रल पार्टिकल को का वेट जब रखा गया किस पे, एटम पे, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, उसको दोबारा देख लीजिए। जब यहाँ पे न्यूट्रॉन भी रखा गया तो ओवरऑल ये जो है ये कांटा बिल्कुल सीधा हो गया। तब जाके साइंटिस्ट को ये पता चला कि नहीं यार, एटम में न्यूट्रल पार्टिकल भी प्रेजेंट होता है। तो अब एटम के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट अपन ने डिस्कवर कर लिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब प्रॉब्लम क्या है, आगे बात करते हैं, पहले यहां तक समझ लेते हैं, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। जनरली हम ये कह देते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, पर स्लाइटली ग्रेटर होता है, और उतने डेसिमल में जाकर के हम कैलकुलेशन नहीं करते, तो हम ये बोल देते हैं कि जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन है। जनरली मतलब वजन के अकॉर्डिंग, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को जब आप तोलेंगे, वेट करेंगे, तो लगभग दोनों का वेट बराबर होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो आगे बताऊंगा, वो अलग चीज है। आइए अब साइंटिस्ट को एक चीज परेशान करने लगी कि एटम को रिप्रेजेंट कैसे करें। सबसे बड़ी बात यह कि एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि एटम है जिसमें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, तो मैं उसका डायग्राम बना के आपको समझाऊं कैसे कि प्रोटॉन कहां होता है, इलेक्ट्रॉन कहां होता है, न्यूट्रॉन कहां होता है। भैया कुछ तो समझाओ, बात समझ में आ रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक रिमोट है, तो आपको रिमोट को देख करके आपको ये ऐसी इमेजिनेशन होगी। मैं कहूँगा मेरे पास एक पेन है, तो आपके दिमाग में कैसी इमेज आएगी। तो वैसे ही एटम को देख के आपके माइंड में क्या इमेज आ रही है। एटम को तो आज तक किसी ने नहीं देखा, हकीकत भी यही है, आज तक एटम को किसी ने नहीं देखा। प्रॉब्लम यह कि साइंटिस्ट ने सोचा कि यार इसको किसी तरह से सिस्टमेटिकली अरेंज करें। सबसे पहले नाम आता है थॉमसन का। थॉमसन साहब ने क्या किया, एक मॉडल प्रपोज किया। उनका कहना यह था कि अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हैं और इन दोनों पार्टिकल्स को जब आप एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, आई मीन टू से कि एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर नंबर में हैं, जिनके नंबर बराबर हैं, तो ये दोनों के दोनों पार्टिकल एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं। तो उन्होंने एक जैसे आप अपने देश में अपन मान सकते हैं प्लम पुडिंग मॉडल दिया उन्होंने। पुडिंग मतलब एक डिश होती है, यूरोप कंट्रीज में खाना खाने के बाद स्वीट डिश सर्व करने का रिवाज है, तो उसको पुडिंग बोलते हैं। अब ये पुडिंग हमारे देश में आप या तो वाटरमेलन से कंपेयर कर लें या बूंदी का लड्डू विथ इलायची। उनका कहना यह था कि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके हमेशा एटम
बना रहता है, बात खत्म हो गई। अब हम जैसे कि बूंदी का लड्डू, इलायची, बूंदी का लड्डू में बूंदी पॉजिटिव मान लो, इलायची नेगेटिव मान लो, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके रह रही है। या वाटरमेलन ले लो, वाटरमेलन पॉजिटिव है, उसका बीज नेगेटिव है, जैसा भी आप समझें। तो साइंटिस्ट ने कहा कि भाई यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है, पर यह सिर्फ और सिर्फ मॉडल न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है कि एटम न्यूट्रल क्यों है, पर एटम जब रिएक्शन करता है तो कैसे ब्रेक होकर नया प्रोडक्ट बनाता है वो नहीं समझा पाए। और रदरफोर्ड साहब ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो रदरफोर्ड साहब के जो रिजल्ट थे, जो उन्होंने कंक्लूजन दिए, जो ऑब्जर्वेशन लिए, उसको थॉमसन साहब के मॉडल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। तो एक्चुअली में थॉमसन का जो मॉडल है ये अच्छा मॉडल है, बट ये आगे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और मॉडर्न साइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाने की वजह से इसको ख़त्म, मतलब इसको फ्लॉप मान लिया गया कि इसको आगे कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने के मामले में ये फेल साबित हुआ। आसान शब्दों में थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू दे दिया है, अब सुनिए। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इज सिमिलर टू द क्रिसमस पुडिंग। मैंने कहा ना, यूरोपियन कंट्रीज़ में एक पुडिंग बनाई जाती है, तो वो पुडिंग जो होती है वो अपने आप बूंदी का लड्डू विद इलायची से आप कंपेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज लाइक ड्राई फ्रूट्स इन क्रिसमस पुडिंग और लाइक सीड्स इन वाटरमेलन ऑल ओवर द जैसे ये स्फेयर है, एटम को एक स्फेयर माना, इसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक साथ रह रहे हैं। देखो ऐसे बताता हूं, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस तरह से आप खुद ही देख लो। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए आप बूंदी का लड्डू, तो ये बूंदी हो गई, ये इलायची हो गई, ये बूंदी इलायची एक साथ रह रहे हैं। या ये पूरे के पूरे सिस्टम को, एटम को आप एक वाटरमेलन की तरह गोल मान लो, वो पॉजिटिव है और उस पर जो बीज लगे वो नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके एटम को न्यूट्रल बनाते हैं। ऐसा रदरफोर्ड, ऐसा थॉमसन साहब का मानना था। एटम इज न्यूट्रल एज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, जैसा रदरफोर्ड साहब ने थ्योरी दी। बहुत सिंपल सी थ्योरी, आपको समझ में आ जाएगी। कुछ इसी तरह से उन्होंने ये चीज़ दी थी, ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है, और इस तरह से दोनों साथ साथ रहते हैं। हम साथ साथ हैं, लेकिन ये थ्योरी आगे चल नहीं पाई कि एटम जब इस तरह से रहता है तो भैया रिएक्शन कैसे करेगा। नंबर 2, रदरफोर्ड के मॉडल जो थे उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो थॉमसन ने प्रपोज किया दैट एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। सिंपल सी बात है, एटम को एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर मान लो बहुत बड़ा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बिडेंट है। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल मैग्नीट्यूड, कॉमन सेंस की बात है, इसीलिए वो न्यूट्रल रहता है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स क्या हैं? थॉमसन एटॉमिक मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ टू पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। इट आल्सो फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। मैंने आपको पहले भी बता दिया। इसका पहला ड्रॉबैक यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रलिटी को, कि एटम न्यूट्रल क्यों है, यही एक्सप्लेन कर पाया। लेकिन एटम रिएक्टिव कैसे है, कैसे वो स्टेबल रहता है, इतने लंबे समय तक एटम में कोई ब्रेक नहीं होता, उसके पीछे क्या है, एटम क्यों स्टेबल है, वो चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। द थ्योरी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। न्यूक्लियस ऑफ द एटम की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि न्यूक्लियस रदरफोर्ड साहब ने डिस्कवर किया, और रदरफोर्ड साहब ने जब डिस्कवर किया तो वो उसके रिजल्ट ये नहीं समझा पाया। अगला टॉपिक वही है। इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंटर ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साहब के जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? थॉमसन का मॉडल आपको समझ में आ गया। आइए अब रदरफोर्ड मॉडल की बात करते हैं। रदरफोर्ड मॉडल जो है ना, इसमें
दो तीन चीज़ों को मैं जब भी इसको पढ़ाता हूँ मैं थोड़ा सा इसको डिवाइड करके पढ़ाता हूँ। पहली चीज़ ये है कि ये 9th क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट है। जनरली स्ट्रक्चर ऑफ एटम से जब भी कोई आपका पेपर बनाया जाएगा NCERT बेस्ड, उसमें रदरफोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं हो ऐसा मैंने बहुत मुश्किल है। समझ गए पहली चीज़। और नंबर 2, 11th क्लास में भी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड मॉडल है, ठीक है। तो आप इस लेवल से अभी पढ़ लीजिए कि आपको 11th में दिक्कत नहीं आए, और आपके स्कूल लेवल में भी आप बहुत अच्छा लिखेंगे तभी आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन लिखा करो, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा अपग्रेडेड पढ़ा रहे हैं, तो आप इसको क्या करो, कॉपी में भी वैसा ही लिखा करो। तो इससे आपको 11th में थोड़ा कम काम करना पड़ेगा, कम मेहनत करनी पड़ेगी, और दूसरा 11th में आपको आसानी होगी समझने में। प्लीज़ समझिएगा। तो पहला तो है अपन ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, नंबर 1 गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। नंबर 2 एक्सपेरिमेंट के बाद जो उसके ऑब्जर्वेशन थे वो। नंबर 3 जो इसके कंक्लूजन्स हैं वो। नंबर 4 जो इसके न्यूक्लियर मॉडल जो उन्होंने प्रपोज किया। और नंबर 5 ड्रॉबैक्स। ये 5 चीज़ों को अपन पकड़ के चलेंगे और इन 5 चीज़ों के बिहाफ पे इसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कई बार बच्चों से हम ऐसे ही पूछते हैं कि बेटा ये गोल्ड फॉइल ही क्यों उन्होंने सेलेक्ट करी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, उनको एक ऐसा मेटल चाहिए था जो बहुत थिनेस्ट फॉइल वाला हो। थिनेस्ट फॉइल का मतलब है कि वो उसकी जो फॉइल है वो बहुत पतली हो, थिनेस्ट हो। और थिनेस्ट फॉइल कौन सी हो सकती है, गोल्ड की। क्यों, क्योंकि गोल्ड क्या होता है, मेलिएबल होता है। बात समझ में आई। गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल सब्सटेंस इन द नेचर। आपको पता ही है गोल्ड को कितना ही हथौड़ा मारो वो टूटेगा नहीं, वो फैलता जाएगा। आप हथौड़े मारते जाओ वो 2 टुकड़े कभी नहीं होगा। इसलिए गोल्ड इज़ द मोस्ट मेलिएबल सब्सटेंस। इसीलिए गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम जनरली जो इस तरह के जो मेटल है जिनकी मेलिएबिलिटी ज़्यादा होती है, आपने देखा होगा सिल्वर फॉइल मिठाइयों पर लगाई जाती है। क्यों, क्योंकि सिल्वर की भी बहुत थिनेस्ट फॉइल बना लेते हैं, फिर उसको मिठाई में लगा देते हैं, तो हम उसको खाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर सिल्वर जाता है, तो हमारी बॉडी को फ़ायदा होता है। गोल्ड की मिठाई खाओ आप, मतलब मिठाई में गोल्ड लगा के खाओ, कोई बुराई नहीं है। इट विल इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी सिस्टम। हमारी बॉडी के लिए गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप खा सकते हैं इसको, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो खाइए। बस वही चीज़ आपको समझा रहा हूँ। अब उन्होंने थिनेस्ट फॉइल के लिए उनके पास एक ही ऑप्शन था, गोल्ड, तो उन्होंने गोल्ड की फॉइल ली। ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड ए थिन ए लेयर एज पॉसिबल। अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज हीलियम आयंस। मैंने पहले भी बोल दिया, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का डबली चार्ज। ये जो हीलियम एलिमेंट है इसमें क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन को आप हटा दो तो हीलियम +2 हो जाएगा, तो डबली चार्ज हो गया ना भाई। हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसका मतलब हीलियम का डबली चार्ज हो गया, वही चीज़ है। और 4 यूनिट इसका मास होता है, क्योंकि इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास, पहले भी बता चुका हूँ। तो 4 + 2 इक्वल टू 2 + 2 इक्वल टू 4 है ना। और द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर अल्फा पार्टिकल बहुत फास्ट चलता है तो उसमें एक बहुत ही कंसिडरेबल अमाउंट की एनर्जी उसमें प्रेजेंट होती है, टेंशन नहीं लेने का। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटोमिक पार्टिकल। ऐसा एक्सपेक्टेड किया गया कि अल्फा पार्टिकल would be subatomic particles in the gold atom. Since the alpha particles were much heavier than the proton, he did not expect to see the deflect. उसने कहा कि भैया ये तो बहुत भारी होते हैं अल्फा पार्टिकल, जब गोल्ड फॉइल पे जाएंगे तो गोल्ड फॉइल वैसे ही ब्रेक हो जाएगी। ऐसा ही सच उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी, लेकिन जो रिजल्ट आए वो बड़े शॉकिंग आए। तो उस पर डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ तक समझ में आया, गोल्ड फॉइल सेलेक्ट करी, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, और एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ उसके बारे में बात करते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, थोड़ा सा मैं भी आपको अपने हिसाब से बता दूंगा। पहले इसको समझ लो कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप का मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझ लेते हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल के चारों तरफ एक जिंक सल्फाइड का
ZNS का पर्दा लगाया गया। ZNS का पर्दा क्यों लगाया गया वो सुन लीजिए, क्योंकि ZNS के पर्दे पर जब भी कोई इनविजिबल रेज, अल्फा पार्टिकल दिखाई नहीं देता, अल्फा पार्टिकल दिखाई नहीं देता, तो जो इनविजिबल रेज आ रही है ना, वो इनविजिबल रेज जब इस पर टकराएंगी ZNS की स्क्रीन पे, तो वहां पे एक चमक, इल्यूमिनेशन क्रिएट होगा। आप चाहें तो YouTube पे कोई छोटा मोटा ऐसा 1 मिनट का शॉर्ट एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे ही वो रेज आती है तो वो वहाँ पे एक इल्यूमिनेशन होता है, चमक आती है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यही गोल्ड फॉइल को इन्होंने थोड़ा एनलार्ज करके बताया हुआ है। आइए मैं थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये गोल्ड फॉइल मान लीजिए, ठीक है, वो गोल्ड फॉइल के पास में थोड़ा दूर बनाता हूं, यह है, ऐसा समझो ये एक इलेक्ट्रॉन गन है जो अल्फा पार्टिकल्स बम्बारमेंट करेगी। ये क्या है? गोल्ड फॉइल है, और कुछ इस प्रकार हमने एक ZNS की स्क्रीन लगा दी। भाई इतनी सी बात है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, दिमाग में बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो कि एक इलेक्ट्रॉन गन है, एक गोल्ड फॉइल है, और एक ZNS की स्क्रीन इसमें लगाई गई है। अगर मान लीजिए अल्फा पार्टिकल यहाँ से आके सीधे यहाँ पे टकराता है, तो यहाँ पर एक चमक, एक इल्यूमिनेशन क्रिएट होगा, और इस इल्यूमिनेशन से हमें पता चल जाएगा कि अल्फा पार्टिकल का डायरेक्शन क्या है, या अल्फा पार्टिकल टकरा के निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो क्या हुआ वो भी सुन लो। एक्सपेरिमेंट जब स्टार्ट किया तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि सबसे ज्यादा इल्यूमिनेशन इसी जगह पे हुआ था। तो एक चीज समझते जाना, मैंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप बता दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन गन इधर से स्टार्ट कर दी, अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट होता जा रहा है, सिल्वर गोल्ड फॉइल पे होता जा रहा है। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल यहां पे निकल गए, क्योंकि यहां पर सीधे निकल गए, क्योंकि मैक्सिमम इल्यूमिनेशन, मैक्सिमम चमक सामने हुई। क्लियर है? यस। अब क्या हुआ, कुछ देर बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि चमक यहां भी हो रही है, कुछ चमक यहां भी हो रही है, कभी यहां चमक हो रही है, कभी यहां चमक हो रही है, कभी यहां चमक हो रही है। यानी जो पार्टिकल जा रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट होते जा रहे हैं। यानी जिनको सीधा निकलना चाहिए तब तो बात समझ में आ जाती, लेकिन जो टेढ़े हुए तो ये डिफ्लेक्ट हुए, तो हुए क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? अब रदरफोर्ड को कुछ मिला एक्सपेरिमेंट करने के लिए, यानी कि उस एक्सपेरिमेंट पे रिसर्च करने के लिए कि ये अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट क्यों हो रहे हैं। अच्छा, यहीं तक बात खत्म हो जाती तो और बढ़िया बात थी। 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो गया। 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब समझते हो आप, जिस एंगल से गया उसी एंगल से वापस आ गया। रदरफोर्ड ने अपनी डायरी में यह बात लिखी है कि यह मेरे जीवन की सबसे अविस्मरणीय घटना है, यह मेरे जीवन की सबसे अविस्मरणीय घटना रही है। कि आप, जब मैंने उस एक्सपेरिमेंट को देखा और ये शॉकिंग रिजल्ट देखा, तो बोले मेरे जीवन की सबसे अविस्मरणीय घटना है कि मैं शॉक हो गया और ये सोचने लगा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप एक कागज पर तोप का गोला चला रहे हो, कागज पर तोप का गोला चला रहे हो, और कागज से तोप का गोला टकरा के वापिस पीछे आ जाए और तोप चलाने वाले पे अटैक कर दे। बोले उस दिन मुझे ऐसा लगा। यानी कि ये बड़ा शॉकिंग रिजल्ट था। तो इस सब चीज़ों के रिजल्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी रदरफोर्ड साहब ने कि ऐसा हुआ क्यों। आइए थोड़ा सा अपन देखते हैं। ये गोल्ड फॉइल है, इससे टकरा के कुछ पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए। ये कुछ
डिफ्लेक्ट हो गए। ये आपको इसमें थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये आपकी बुक का ही डायग्राम है। मैं पहले इससे समझा देता हूँ, फिर मैं भी बना के बता दूंगा। ये देखो, जो अल्फा पार्टिकल निकले सीधे, वो इसलिए निकले कि एटम खाली, मैक्सिमम पार्ट खाली है। ये देख लो आप, ये एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली है, ठीक है। अब जो पार्टिकल टेढ़े हुए, वो टेढ़े क्यों हुए, आइए उसको समझते हैं। वो जो पार्टिकल टेढ़े हुए, वो टेढ़े क्यों हुए, वो भी सुन लीजिए। मैं इस गोल्ड फॉइल को थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये मान के चलो कि ये एटम्स है। ये एटम्स है किसके, गोल्ड के। एक एक पॉइंट समझते जाना, मैं इस पर बहुत स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन जरूर आता है, 9th में तो 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जब बच्चे क्या है 9th में ध्यान से नहीं पढ़ते तो 11th में उनके लिए बिल्कुल ऐसा लगता है कि पहली बार ही पढ़ रहे हैं। आप लोग वैसे मत जाना 11th में। मैक्सिमम पार्ट एटम का खाली है, तभी तो मैक्सिमम पार्टिकल सीधे निकल गए। अब बीच में जो पार्टिकल, अब देखो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यस सर। पॉजिटिव पॉजिटिव पास आएगा तो रिपल होगा, ठीक वैसे ही जैसे मैग्नेट का नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ पास पास आएंगे तो रिपल होगा, बिल्कुल होगा सर। तो भैया अल्फा पार्टिकल आ रहा है, और वो किस एंगल से आ रहा है कि यहां पर कहां, अपन उसको कैसे समझेंगे कि यहां पर अगर मान लीजिए यहां पर आ गया तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा और वो निकल जाएगा। यहां से आ रहा है, इस एंगल से आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा और वो टेढ़ा हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। निकल तो जाएगा पर डिफ्लेक्शन के साथ निकलेगा। तो हमको क्या पता चलेगा, भाई हमें तो ये दिख रहा है, हमें तो खाली यहां पे इल्यूमिनेशन दिख रहा है। अरे पर यहां इल्यूमिनेशन क्यों हुआ, क्योंकि गोल्ड फॉइल के अंदर जो अल्फा पार्टिकल टकराया वो उस जगह टकराया जहां पे न्यूक्लियस था। इस पॉजिटिव पार्ट को न्यूक्लियस नाम दिया गया। अभी आप न्यूक्लियस याद रख लो, मैं समझा रहा हूं एक एक चीज। अब कई बार ऐसा होता है कि ऐसा बम्बारमेंट हो गया कि वो न्यूक्लियस के बिल्कुल सामने, यानी पॉजिटिव पार्टिकल के बिल्कुल सामने आ गया, तो जिस एंगल से गया था, जिस डायरेक्शन से गया था, उसी डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट हो गया। यही ऑब्जर्वेशन का उसने कंक्लूजन दिया कि यार ऐसा ही कुछ हुआ होगा। बात समझ में आई, क्लियर हो गया। ये जो डिफ्लेक्शन आया वो इस वजह से आया, ये चीज समझ में आई, यस सर। अब रदरफोर्ड साहब ने कहा कि भैया ऐसा है, जो उसने अपना कंक्लूजन दिया, जो उसने अपना रिजल्ट दिया, जो उसने अपना एनालिसिस करके जो बात कही कि भैया जो भी एटम होता है उस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। क्लियर है, हाँ, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है, जहां पे एटम का सारा मास भरा हुआ है, यानी एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली है। एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली है क्योंकि उसे देख लिया ना, सारे के सारे अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए। तो रदरफोर्ड साहब ने यह बात कही कि एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली है और जो उसका जो मास है, जो एटम का जो मास है, वो एटम के सेंटर में सेंट्रलाइज्ड है और उसका नाम दिया रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस। ये सब न्यूक्लियस है। बात समझ में आई। तो जो रदरफोर्ड ने जो नाम दिया न्यूक्लियस, ये हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। अब रदरफोर्ड साहब ने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। ये न्यूक्लियस नाम रदरफोर्ड ने दिया कि इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इकट्ठा रहता है, तो जो एटम के मास के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन उस एटम के न्यूक्लियस के, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये रदरफोर्ड साहब ने अपना कंक्लूजन दिया और बोला कि इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से बंधे रहते हैं और फाइनली ये चक्कर लगाते रहते हैं। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, पूरा समझा दिया। आइए अब जो अपन ने इसको समझा है उसको समझ लेते हैं। पहले ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी, ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी, डिफ्लेक्ट होता रहता है। एग्जाम में आए तो डायग्राम जरूर बनाना, ये डायग्राम बनाओ तो और अच्छी बात है,
ये तो बनाना ही बनाना है। आइए आगे की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, जो ही मैंने बोला, सीधे सीधे थ्रो पास हो गए। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल, कुछ अल्फा पार्टिकल एक छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। सरप्राइजिंगली आर आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रीबाउंड। मैंने पहले ही बता दिया, हर 12,000 में से एक पार्टिकल, 12,000 में से एक पार्टिकल, 12,000 के बाद जो अगला पार्टिकल है वो 180 डिग्री एंगल पे रिबाउंड हो गया या रिवर्स हो गया। रदरफोर्ड कंक्लूजन, आओ अब कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। कंक्लूजन भी आपको समझ, ये एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द राइट द कंक्लूजन्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब कंक्लूजन में आपको सिर्फ यही लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया, राइट एनी 2 कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो आपको ध्यान रखना है क्या पूछा गया, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, मैंने आपको बता दिया एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग एनी डिफ्लेक्शन। अरे भैया कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधे सीधे निकल गए तो मैक्सिमम पार्ट खाली हो गया। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, कुछ थोड़े बहुत पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हुए अपने पाथ से, थोड़े बहुत पार्टिकल, बहुत कम। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वही पॉजिटिव को डिफ्लेक्ट कर सकता है, तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, या उसका एटम के अंदर जो स्पेस है वो बहुत कम है। वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। जो पॉजिटिव पार्ट है वो बहुत थोड़ी सी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। क्लियर है? ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 degree, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small amount within the atom। मैंने आपको पहले ही बोल दी ये बात कि जो बहुत कम पार्टिकल, अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या न्यूक्लियस ज़्यादा बड़ी साइज में होता तो मैक्सिमम पार्टिकल 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसका मतलब ये मान के चलते हैं कि ये बहुत थोड़ा सा स्पेस में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर होता है। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, अगर अब इसके बाद जो कंक्लूजन के बाद जो उन्होंने रिजल्ट दिए वो सुन लीजिए। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। मैंने कहा था ना, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। अरे भैया रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर डिस्कवर किया है कि जहाँ पॉजिटिव पार्टिकल रहते हैं। एटम तो बहुत बड़ा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, वही बात है। नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस। जनरली जो न्यूक्लियस का मास है लगभग वही मास एटम का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं और उनका वेट एटम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। इट इज 1/1 लाख साइज ऑफ एटम। यानी कि अगर मान लीजिए, इसको ऐसा समझो आसान शब्दों में, एक फुटबॉल का ग्राउंड है, इसको अपन एटम मानते हैं, और फुटबॉल के ग्राउंड के बीच में एक फुटबॉल रख दो, तो फुटबॉल का ग्राउंड पूरा एटम हो गया, और बीच में जो फुटबॉल रखी ना वो न्यूक्लियस है। तो सोच लो इतना डिफरेंस होता है न्यूक्लियस की रेडियस में और एटम की रेडियस में, दोनों में बहुत फर्क होता है। इस चीज़ को समझ लो। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, और ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य देवता के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? ये कुछ इस तरह, मैं बिल्कुल बेसिक सी बात है। ये सेंटर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए जो चार्ज है वो प्रोटॉन का ही माना जाएगा, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, अभी डिफरेंट शेल्स की बात नहीं कर रहा, इतना मान लो कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। जो रदरफोर्ड साहब ने अपने रिजल्ट में कहा था, इसको नाम दिया न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना। प्रोटॉन
पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बात आप भी जानते हो। एक चीज अभी से रट लो, 11th में काम आएगी, कि जब भी अट्रैक्शन होता है ना, अट्रैक्शन से एनर्जी डिक्रीज होती है। अट्रैक्शन जब भी होगा तो एनर्जी कम होती है। आसान शब्दों में दो मैग्नेट को पास पास ले आओ, दोनों आपस में कंबाइंड हो जाती हैं, उसके बाद वो अलग नहीं हो पाती। बात समझ में आई? बात समझ में आई ना? तो अट्रैक्शन से एनर्जी डाउन होती है। अब दूसरी चीज सुनो, रिपल्शन। रिपल्शन में एनर्जी इंक्रीज होती है। मैग्नेट के नॉर्थ और नॉर्थ को पास पास ले आओ, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन आप उनको थोड़ी देर के लिए पास पास रख दो और छोड़ो तो पहले से ज़्यादा दूर पे जाएंगे। पहले से ज़्यादा दूर पे जाएंगे क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी बढ़ गई। तो रिपल्शन हमेशा एनर्जी बढ़ाता है, अट्रैक्शन एनर्जी कम करता है। समझ में आई बात? यस सर। अब जरा ध्यान से सुना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं कि भैया जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ओवरऑल ये दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जब कोई चीज़ की तरफ अपन अट्रैक्ट होते जाते तो अपन उसकी तरफ जाते जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जानी चाहिए और ये जो रेडियस है ये कम होती जानी चाहिए, और धीरे 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 इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता न्यूक्लियस के अंदर घुस जाना चाहिए। यानी एक तरह से एटम कोलैप्स हो जाना चाहिए, दुनिया के सारे एटम ख़त्म हो जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ना तो एटम ख़त्म हुआ और ना दुनिया ख़त्म हुई। तो प्रॉब्लम यह है कि इसका जवाब रदरफोर्ड साहब नहीं दे पाए कि भैया ये पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते 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 इसके अंदर क्यों नहीं घुस जाता, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्यों नहीं अंदर अच्छी तरह से कोलैप्स हो जाता एटम। तो इट डिड नॉट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। एटम पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स होने के बावजूद स्टेबल क्यों हैं, वो चीज रदरफोर्ड नहीं बता पाए। इट डिडंट एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन डू नॉट लूज एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। कॉमन सेंस की बात है जो मैंने आपको बताया। इट डिड नॉट एक्सप्लेन एनर्जी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अरे भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, घूमने दो, ये बता दो कि इसको एनर्जी कौन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कौन दे रहा है ये तो बता दो कम से कम। आप तो यही नहीं बता रहे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कौन दे रहा है, घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है। भाई ये बताओ तो सही एनर्जी का सोर्स क्या है, वो भी नहीं बता पाए। और इलेक्ट्रॉन स्टेबल क्यों है ये भी नहीं बता पाए। ये न्यूक्लियस है बीच में और ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं। बस जो घूम रहे हैं, कौन घुमा रहा है, कैसे घूम रहे हैं, क्या, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। इस वजह से इसके दो एक ड्रॉबैक्स है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है वो आपको दिमाग में रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसके कंक्लूजन क्या है, इसके रिजल्ट क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है। ये सब आपको दिमाग में रखते हुए ये सब काम, मतलब एग्जाम में वही लिखना है जो एग्जामिनर पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि वो पूछ रहा रिजल्ट है और आप लिख रहे हो कंक्लूजन है, वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप पूछ रहा है और आप ड्रॉबैक लिख रहे हो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर पॉइंट वाइज मैंने आपको समझाया है, ये हर पॉइंट वाइज आप इसको अपनी कॉपी में भी नोट करें, नोट्स बनाएं, लिखें अपने हाथ से। सब पका पकाया मिल गया, इसको याद ही तो करना है और क्या करना है। अब रदरफोर्ड के बाद आए बोर साहब। रदरफोर्ड साहब ने जो जो जवाब नहीं दे पाए थे ये सारे जवाब बोर साहब ने दिए। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं डिटेल में बोर साहब ने क्या कहा। ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। बोर ने कहा भैया जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ना, पहले तो एक चीज समझ लो, जब भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो वो एक पर्टिकुलर जगह पर चक्कर लगाता है, उससे बोलते हैं शेल, उसको बोलते हैं शेल। और ये जो शेल है एक नहीं एक से बहुत ज्यादा होती है। और इस शेल को शेल मत बोलो, एनर्जी लेवल बोलो, एनर्जी लेवल बोलो। सर हमको समझ में नहीं आया एनर्जी लेवल को कैसे समझे। मैं बहुत आसान शब्दों में समझाता हूं। आप सभी लोगों ने ट्रेन में यात्रा करी है, यू हैव एक्सपीरियंस्ड अबाउट
इंडियन रेलवे। आप आराम से ट्रेन में ट्रैवल कर चुके हैं। ट्रेन में जब थर्ड एसी का टिकट लेते हैं और एक आप लेते हैं सेकंड एसी का या फर्स्ट एसी का, या आसान शब्दों में स्लीपर का टिकट लो और एक थर्ड एसी का टिकट लो। स्लीपर का टिकट आता है 300 रुपये का और थर्ड एसी का टिकट आता है लगभग 900 से 1000 रुपये के आसपास, यानी 3 गुना ऊपर है ना। तो यानी एनर्जी ज़्यादा है ना, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ाओगे उतना ही ऊपर जाओगे, यानी उतना कंफर्ट जोन में जाओगे। अब यहाँ पर भी वही हाल है। साइंटिस्ट बोर साहब ने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल पे होता है। हमने कहा भाई कैसे? बोले देखो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी ना वो उसी शेल में रहेगा। हमने कहा ठीक है। तो जब उसका एनर्जी लेवल फिक्स है तो जब वो रिवॉल्व करता है तो ना तो एनर्जी रिलीज करता है ना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। आई रिपीट, उसका एनर्जी लेवल फिक्स है। आप स्लीपर कोच में बैठे हो तो आपका एनर्जी लेवल फिक्स है। अब आप थर्ड एसी में नहीं जा सकते। आप थर्ड एसी में बैठे हो तो ना तो आप सेकंड एसी में जा सकते ना स्लीपर में जा सकते, आप एक फिक्स हो गए एक जगह पे। आर यू गेटिंग मी? इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन का भी एक शेल फिक्स हो गया, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और शेल की एनर्जी दोनों इक्वल है, दोनों मैच कर रही है। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई और ये अपर शेल में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दी जाए? वो इस शेल के बराबर। इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी है वो एन, इसको मान लो 1 बोल देते हैं, एन बराबर 1। एन मतलब नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले के एल एम एन से रिप्रेजेंट करते थे, इसको बोलते थे के, इसको एल, इसको एम, ऐसे। अब हम n बराबर 1 2 3 4 बोलते हैं। तो n बराबर 1 से ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? n बराबर 2 की। तो जब तक आप उसको n बराबर 2 के बराबर एनर्जी नहीं दोगे वो इलेक्ट्रॉन यही रहेगा। n बराबर 2 पर वो जब जाएगा जब उसको एनर्जी n बराबर 2 के बराबर मिले। अब आप सोचो कैसे? मान लो आप स्लीपर में बैठे हो, अब आपको जाना थर्ड एसी में। आपने टीसी से बोला भाई थर्ड एसी में सीट खाली है, टीसी ने कहा खाली है। तो बोला एक काम करो यार, एक सीट हमको दे दो। बोला ले लो। बाकी का जो डिफरेंस बन रहा है, मान लीजिए 1000 रुपये का डिफरेंस है, बोले 1000 रुपये आप मेरे को दे दो, मैं आपको रसीद बना देता हूँ, आप सीट नंबर दे दो, आप बैठ जाओ वहाँ। वही हुआ आपके साथ। आप आराम से 1000 रुपये दे करके, 1000 रुपये दे के यानी एनर्जी बढ़ा करके आप कहाँ पहुँच गए? अपर ग्रेड में, थर्ड एसी में। इन द सेम वे अगर मान लो इसको उतनी एनर्जी नहीं मिलती तो ये इलेक्ट्रॉन इसी शेल में रहेगा। तो आसान शब्दों में इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो ना तो एनर्जी रिलीज करता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन इट्स शेल इट नाइदर रिलीजेस नॉर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट एनर्जी। बात समझ में आई? इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, मैं उतने पे नहीं जाना चाहूँगा। आसान शब्दों में आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर लेना। आप किसी दोस्त का हाथ पकड़ना और बोलना छोड़ना मत हाथ, और उससे बोलना तू सीधा सीधा चल और हाथ मत छोड़ना, और आप भी अपनी जगह पर रहना। आप देखना जब भी वो सीधा सीधा चलेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी जो मूवमेंट है वो सर्कुलर हो जाएगी। यानी जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना तो ना तो उसको एनर्जी चाहिए ना वो एनर्जी अपनी एनर्जी से मूव करता है। वो टेक्निकल चीज़ है, मैं भी उस पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इस पर फोर्स तो लग रहा है इस डायरेक्शन में और ये जाना चाहता है इसके परपेंडिकुलर में, तो रिजल्टेंट जो वैल्यू है वो सर्कुलर हो गई। ये चीज़ आपको वेक्टर में पढ़ाई जाएगी फिजिक्स में 11th क्लास में, अभी उसके चक्कर में मत पढ़ो। पर मैंने 90% बच्चों के माइंड में ये चीज़ रहती है कि सर बिना एनर्जी के कोई कैसे मूव कर सकता है? हमारी धरती माता भी तो मूव कर रही है, तो डिफरेंट प्लैनेट्स उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई रिपेल कर रहा है, तो अपने आप उनका एक सर्कुलर पाथ बन रहा है। वैसा का वैसा इनके साथ भी है, तो इसलिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइन याद रखें कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इट नाइदर एमिट्स नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन ऑलवेज प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड एनर्जी लेवल विच इज नोन एट शेल, एंड द एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज फिक्स्ड। अब ये देख लो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट। एक पर्टिकुलर सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। दीज सर्कुलर ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। ये जो ऑर्बिट्स है इसको डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं। भाई ये फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन आऊं जाऊं हो सकते हैं लेकिन शेल हमेशा फिक्स रहेगी। दीज एनर्जीज ऑफ द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स आर फिक्स। मैंने आपको बता दिया कि इनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? हमेशा फिक्स होती है। Hence these are also called stationary state। मैंने पहले ही बोल दिया ये स्टेशनरी स्टेट है, एनर्जी लेवल है।
आप स्लीपर में यात्रा करें, आप थर्ड एसी में यात्रा करें, सेकंड एसी में जाएं, वो एक फिक्स है। आप मूवेबल हो, अगर आपको जाना है तो आपको अपनी एनर्जी उसकी एनर्जी के बराबर करनी है, उसका एनर्जी लेवल फिक्स है, ठीक है। दीज आर डेसिग्नेटेड बाय लेटर्स KLMN। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये KLMN, इसको KLMN ऐसे बोलते हैं, या N बराबर 1 2 3 4 जैसा आप चाहें वैसा बोल सकते हैं। यू नो इट वेरी वेल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन दिस शेल इट डज नॉट लूज एनर्जी। क्यों नहीं लूज करता, मैंने आपको बता दिया है। अभी आप इतना ही रट लो कि डज नॉट लूज एनर्जी, फिर जब वेक्टर वगैरह पढ़ लोगे 11th में तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय एन एटम ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। बात समझ में आई? एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब बाय एटम ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। अरे भाई, मैंने क्या बोला था कि जब उसकी एनर्जी यहां पर है, जब वो यहां पर है और यहां से यहां जाना चाहेगा तो जितनी एनर्जी इसकी शेल की है उतनी एनर्जी मिलेगी तभी तो जाएगा। अगर मान लीजिए आप स्लीपर में हैं और आपके पास थर्ड एसी तक का पैसा नहीं है डिफरेंस का, तो आप नहीं जा सकते लीगली। और यहाँ पे पूरा लीगल प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि मैं समझ गया ना, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा हाँ कि इलीगली आ जा यार चाय पीते हैं, ऐसा नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स, बोर-बोरी स्कीम या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आसान शब्दों में देखो मेरे बेटों, अब थोड़ा आइडिया मिल गया। न्यूक्लियस सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। पहली चीज फिर से बताता हूं, सुन लो मजा आएगा। इलेक्ट्रॉन सेंटर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर में, न्यूक्लियस सेंटर में है, न्यूक्लियस सेंटर में है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सेंटर में है इलेक्ट्रॉन, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। यहां तक अपने सीख लिया। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 5 6 7, जितने इलेक्ट्रॉन है आ जाओ, हमारे पास बहुत जगह है। तीसरा, ये बताओ कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करोगे? घर की कहती तो है नहीं जितने आए मर्जी आए जितने इलेक्ट्रॉन अपन इसमें ठूस दें, ऐसा तो नहीं है। तो एक रूल बना हुआ है, आइए हम उस रूल की बात करते हैं। इसको ऐसे समझो कि आपके पास बहुत सारी चॉकलेट्स है ना। अब आप एक स्कूल में गए, उस स्कूल में मान लीजिए 100 ही बच्चे पढ़ते हैं, और एक स्कूल गए जिसमें 200 बच्चे पढ़ते हैं, या ऐसा समझो कि एक क्लास में 50 बच्चे, एक क्लास में 100 बच्चे। तो जिस क्लास में 50 बच्चे उसमें आप चॉकलेट कम लेके जाएंगे तो भी चलेगा, यानी 50 के आसपास। लेकिन जिस क्लास में 100 बच्चे हैं उसमें 100 यानी ज़्यादा क्वांटिटी में चॉकलेट लेके आ सकते हैं, यानी उसमें बच्चे ज़्यादा हैं। इन द सेम वे ये जो पहला शेल है ये छोटा है, रेडियस देख के पता चल रहा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये और बड़ा है। तो जितना बड़ा शेल उसमें उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। आसान शब्दों में n बराबर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। देखो भाई n2n² फॉर्मूला है मेरे बेटों। अब 2n² फॉर्मूले में n बराबर क्या रखोगे? पहले 1 रखोगे तो 2, यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक। दूसरे शेल में n बराबर 2 रखो, यू विल गेट 8, थर्ड शेल में 18, फोर्थ शेल में 32। इस तरह से आप फॉर्मूला रख लो, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, अपने आप समझ में आ जाएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूले में वैल्यू रखो, खुद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जान जाओ। मेलोडी खाना है, बस मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, कोई टेंशन नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा नहीं होंगे, ये याद रख लो। क्यों? ये रूल है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in a given shell unless the inner shell are filled, that is the shell are filled in step by step manner। देखो मेरे बेटों, इसको थोड़ा समझा देता हूं, अच्छे से समझा देता हूं। जैसे मान लो
ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे आप? 2। बचे कितने? 6। दूसरे शेल में 8 भरोगे, हमारे पास तो 6 है, बात खत्म हो गई। क्लियर? अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल ले लो, मैग्नीशियम ले लो। मैग्नीशियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12 हैं। तो पहले शेल में तो 2 ही भरेंगे भाई, भर दिया। बचे कितने? 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो 10 में से अपने पास सेकंड शेल में तो 8 की वैकेंसी है ना भाई, तो अपन 8 लिखेंगे। अब कितने बचे? 2। इस तरीके से हम इसको फिल करेंगे। पहले अंदर वाला, यानी इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली समझाऊं तो ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। मैं पूरा सर्कुलर नहीं बता रहा हूं। तो इसमें है कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। और लास्ट वाले इसमें कितने हैं मेरे बेटे? 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। सर कहने का मतलब, जब तक इसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होंगे तब तक थर्ड शेल में आप इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर सकते। तो पहले इनर वाली शेल, सबसे पहले n बराबर 1 फिल करो, फिर n बराबर 2 फिल करो, फिर n बराबर 3 फिल करो। इस तरीके से पूरा सिस्टम बना हुआ है। बात समझ में आई? बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। आपकी बुक में सब दिया हुआ है, आप उसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर ये अभी आगे बताऊंगा। पहले यहाँ तक क्लियर हो गया ना मेरे बेटो? कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, ऐसे चिंता मत करना। आपके सिलेबस में ऑर्गन तक है, आप बना के देख लेना। नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा बता दूंगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे सेट करने आप देख लेना। अब बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी पिछले चैप्टर में समझा चुका हूं, इसलिए पिछले चैप्टर का वीडियो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने एटम किसी दूसरे एटम के साथ जब कंबाइंड होकर कंपाउंड बनाते हैं तो कितने एटम की जरूरत है, उसे कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं। वैलेंस शेल, इट इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। मैं बताता हूं, ये ऑक्सीजन है, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल है। इसमें 3 शेल हैं। अब किस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं तो ये जानता हूं कि जिसका भी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में जो शेल है ना, आउटर मोस्ट शेल, इसमें कौन है? n बराबर 2। इसमें कौन है? n बराबर 3। तो जो आउटर मोस्ट शेल है ना, n बराबर 2, ये वैलेंस शेल है। यही वैलेंसी डिसाइड करता है। दोबारा बता दूंगा, वैलेंसी चिंता मत करो। ये आउटर मोस्ट शेल है, ये इसका वैलेंस शेल है। ये आउटर मोस्ट शेल, ये वैलेंस शेल की वैलेंसी डिसाइड करता है। आइए बात करते हैं। ये इसमें वैलेंसी दी हुई है, आपकी बुक का ही है, आप देख लेना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो भैया जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और यही वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो वही वैलेंसी होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तो उसमें से 8 माइनस कर दो, वो वैलेंसी है। ठीक है, 4 जनरली कार्बन वाले ग्रुप के होते हैं तो +4 -4 दोनों हो सकते हैं। जनरली इसमें वैलेंसी नहीं होती क्योंकि वो जनरली कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड to possesses an octet gives the valency of an atom. Completely filled outermost shell is called octet. outermost shell कितना अभी बता देता हूँ। हीलियम एटम कैन ओनली accommodate 2 electrons, it duplet बता देता हूँ। octet and duplet is highly stable and the atom with these don't react with other atoms, so they only exist as monoatom
इज गैसियस और इनर्ट गैस। देखिए मैं आपको अभी इसको बाद में समझाऊंगा, पहले जो मैंने अभी 2 पॉइंट है ये थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ है, 11th लेवल की, तो सुन लीजिए। मान लीजिए मैं आपसे बात करता हूं ऑर्गन की। ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने 16, दूसरे में 8, बचे कितने 8, तो ये 8। अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो वाले जो एटम होते हैं जनरली रिएक्ट नहीं करते। हीलियम एक्सेप्शन है, हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पर पहले शेल को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए हीलियम को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो भी इनर्ट हो जाता है। तो ऐसे एलिमेंट्स को इनर्ट एलिमेंट्स कहते हैं, इनर्ट गैसेस कहते हैं। पीरियोडिक टेबल मैंने आपसे पहले भी कहा खरीद लाओ, ग्रुप नंबर 18 में सारे एलिमेंट इनर्ट गैसेस कहलाते हैं, पहली चीज। दूसरा, इस 8 को अपन बोलते हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसको लेके अपने को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें लिखा हुआ था इसलिए बता रहा हूँ। अब जरा वैलेंसी समझ लो। सबसे पहले ऑक्सीजन को पकड़ के चलता हूँ, ऑक्सीजन के बाद मैं पकड़ के चलता हूँ नाइट्रोजन को, पकड़ के चलता हूँ नाइट्रोजन के बाद एक को मैं पकड़ लेता हूँ सोडियम को। ठीक, अभी आपको एक एक चीज क्लियर कर देता हूं, आप समझ लेना। कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मान लो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 6, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे बेटे 6। नाइट्रोजन 2 5, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम 2 8 1, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वैलेंस शेल में, 1 है 2 है 3 है, तो वही वैलेंसी है प्लस लगा के। जैसे मैग्नीशियम को पकड़ लो, नहीं समझ में आए तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, 2 8 2। तो सोडियम की जो वैलेंसी है ना वो होगी +1, और मैग्नीशियम की वैलेंसी होगी मेरे बेटे +2। क्लियर? यस सर। अब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को पकड़ लो, इनकी वैलेंसी 4 से ज्यादा है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना इसको माइनस कर दो 8 में से, 5 -8, तो जो इनकी जो वैलेंसी आई ये आई -2, ये आई -3। बस यही वैलेंसी निकालने का मेथड है। किसी भी एटम की वैलेंसी, अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, मेन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो तो भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता हो तो भी निकाल सकते हो। बताता हूं अभी कैसे। चलो यहां तक क्लियर हो गया, ये मैंने आपको समझा दिया। अब एटॉमिक नंबर समझ लो, 2-3 टर्मिनोलॉजी है, एग्जाम में एक एक नंबर की डेफिनेशन आ जाती है, तो यू शुड नो अबाउट दैट। समझ गए कैसे? आओ समझाता हूं। एटॉमिक नंबर एक टर्मिनोलॉजी है, कोई भी एटम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे अभी मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का नीचे कितना लिखा हुआ है 8, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं। अभी मैं आगे समझा दूंगा, पर अभी याद कर लो भाई, याद तो सभी करना है आपको, समझते जाओ और याद करते जाओ, है ना। तो ये ऑक्सीजन है, इसमें कितने प्रोटॉन है 8, तो ये इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और अगर न्यूट्रल है तो प्रोटॉन जितने उतने इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए न्यूट्रल एटम नोन एज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर is an element is the number of protons present in the nucleus of the atom of the element. It is denoted by Z. All the atoms of the element will have the same number of protons. कॉमन सेंस की बात है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये डेफिनेशन में भी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। उसमें फिर आपको ये लिखना पड़ता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए न्यूट्रल एटम। अब इसमें क्या है, प्रोटॉन तो कभी चेंज होते नहीं है, चाहे सोडियम आयन लिखो चाहे सोडियम एटम लिखो, सोडियम आयन में भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तभी सोडियम आयन बनेगा। अब सोडियम आयन हो चाहे सोडियम हो, दोनों में प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही होते हैं, इसलिए ध्यान से समझ लो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन
एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 1, हीलियम में 2 है, लिथियम में 3 है, ऑक्सीजन में 8 है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ 8, नाइट्रोजन में 7 है तो 7, सोडियम में 11, मैग्नीशियम में 12, तो इनका एटॉमिक नंबर उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? एटॉमिक नंबर मतलब द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। मास नंबर पिछले चैप्टर में भी बता चुका हूं, एटॉमिक मास और मास नंबर। आइए बात करते हैं। द नंबर मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट द सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियस, यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अरे भैया न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो गिन लो ना कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन है, दोनों को ऐड कर लो, बात खत्म हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of the atom is known as mass number. Mass of an atom is almost equal to the mass of the proton and neutron in the nucleus of the atom, and the mass of electron is negligible as compared to them. मैंने पहले भी बता दिया, एटॉमिक मास जो होता है ना, एटॉमिक मास वही मास नंबर है, दोनों एक ही बात है। ये चीज मैंने आपको उस वक्त इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि अब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूं, अब समझ में आएगा। मास नंबर मतलब जो एटम का जो मास होता है ना, वो एक वजन नहीं होता, तोल नहीं रहे हो आप एटम को, आप काउंट कर रहे हो। तो एटॉमिक मास इज नॉट ए मास, इज नॉट अ वेट, इट इज ए नंबर। ये याद रखना, कोई भी एटम का जो मास होता है वो एक तरह से मास नहीं होता, एक तरह से वेट नहीं होता, वो एक संख्या है, एक नंबर है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम है या मास नंबर 16 यूनिट है, एक ही बात है। यूनिट है, मास यूनिट है। अरे एटॉमिक मास की कोई यूनिट तो होगी ना मास की, तो और मास नंबर की भी कोई यूनिट होगी, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टेंशन मत लो। अब कार्बन है, कार्बन का मास नंबर 12 है, क्योंकि कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो 6 + 6 = 12 यूनिट। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। थोड़ी देर पहले हमने सोडियम के बारे में बात करी थी। अब सोडियम जो है 11 प्रोटॉन रखते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन रखते हैं और 12 न्यूट्रॉन रखते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं है। इलेक्ट्रॉन का क्या काम है? एटॉमिक मास निकालने में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन काफ़ी है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना हुआ? 12 + 11 = 23 यूनिट। बात समझ में आई? यस सर। अरे कोई डाउट है क्या? नो सर। एटॉमिक नंबर क्लियर, एटॉमिक मास क्लियर। नोटेशन पहले ही बता चुका हूं। एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, एटॉमिक मास ऊपर लिखते हैं। एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट करते हैं जो नीचे लिखते हैं, एटॉमिक मास A से रिप्रेजेंट करते हैं जो ऊपर लिखते हैं। कोई भी एलिमेंट हो, ये देख लो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6C12, 6C12, 6C, ये दो तरीके बहुत है, समझ लो, दोनों ही तरीके सही है। अगर मान लो ऊपर का लिखा हुआ मिल जाए मास नंबर, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, मास नंबर पता चल गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल गए। सपोज करो सोडियम का एग्जांपल लेता हूं, इसमें 23 इसका मास नंबर है, न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 है। अब मेरे से कोई पूछ ले भैया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करूंगा? मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन = 23। न्यूट्रॉन कितना है? 12। प्रोटॉन प्लस 12 = 23। तो प्रोटॉन कितना हो गया? 11 हो गया ना। अरे इतनी मैथमेटिक्स तो तुम भी जानते हो, प्रोटॉन बराबर 11, और जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। बात समझ में आई? प्रोटॉन दिए जाए तो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, न्यूट्रॉन और मास नंबर दिए जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लो, फिर इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए और यू कैन
राइट द कॉन्फ़िगरेशन। बस ये ध्यान रखना, आयंस का पूछे तो थोड़ा घबराना मत। आयंस का मतलब मान लो मैं आपसे पूछूं कि सोडियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो सोडियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो 10, तो Na प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन 2 और बचे कितने 8। ये ध्यान रखना। Cl माइनस का पूछे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना। बता देता हूं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बता देता हूं। Cl माइनस, Cl में कितने होते हैं 17, अब Cl माइनस में होगा 18 इलेक्ट्रॉन। अब 18 इलेक्ट्रॉन में पहले 2 देन 8 देन 8। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए समझा रहा हूं। मास नंबर समझ में आ गया, मास नंबर का नोटेशन समझ में आ गया, मास नंबर का नोटेशन समझ में आ गया। यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। कोई डाउट है? नो सर। रिपीट करूं? ओके। अब मास नंबर और एटॉमिक नंबर से एक नई टर्मिनोलॉजी सामने आती है जिसका नाम है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स को थोड़ा समझना, बहुत सिंपल सी चीज है। कोई भी एक एटम होता है, कोई भी एक एलिमेंट है, मान लो कार्बन को ले लिया, तो कार्बन के अलग अलग आइसोटॉप्स हमको नेचर में मिलते हैं। अब ये आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उसमें एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। जैसे 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 मैं कार्बन को पहले पकड़ के समझाता हूं। ये कार्बन है 6C12। अब इसमें क्या हुआ, एक आइसोटॉप और हमको मिल गया 6C13, एक आइसोटॉप और मिल गया 6C14। अरे ये तीनों कार्बन ही हैं, बेसिक प्रॉपर्टी सब कुछ सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, बस एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के वेरिएशन की वजह से। यहां पे न्यूट्रॉन कितने हैं? 6, न्यूट्रॉन लिख रहा हूं मैं 6। यहां कितने हैं? 7, ऐड कर लो, यहां से माइनस कर लो, यहां 8। बात समझ में आई? तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात कही थी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का एक वेरिएशन होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं न्यूट्रल एटम में, लेकिन न्यूट्रॉन अगर एक ही एलिमेंट, न्यूट्रॉन सबके वेरी करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हर एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर नहीं होते। मैं रिपीट कर रहा हूं ये बात, ऑक्सीजन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर है, पर इसमें क्या कहते हैं, सोडियम में नहीं है, मैग्नीशियम में नहीं है, इसलिए समझा रहा हूँ। और एक ही एलिमेंट के अगर आइसोटॉप्स हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन की वजह से बनते हैं। कई बार सवाल पूछा जा सकता है, आइसोटॉप्स आर फॉर्म्ड बाय या ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ऑल ऑफ दिस, कुछ भी। तो न्यूट्रॉन के वेरिएशन, अब देखो ना, इसमें न्यूट्रॉन का ही तो वेरिएशन है। यही चीज मैं आपको बताता हूं। तो ये डेफिनेशन याद रखना ना, आइसोटॉप्स आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर तो सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम दो अलग अलग एलिमेंट का कभी हो ही नहीं सकता। करके देख लो, पीरियोडिक टेबल में जो भी नाम है वो सब एटॉमिक नंबर से ही है। हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर है, तो हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, लेकिन 1 प्रोटॉन वाला दूसरा एलिमेंट नहीं है पीरियोडिक टेबल में। हीलियम में 2 एटम है, 2 प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन वाला कोई दूसरा एटम नहीं है। इसीलिए बता रहा हूं कि प्रोटॉन यूनिक होगा, लेकिन न्यूट्रॉन अगर उसी प्रोटॉन, सेम प्रोटॉन वाले एलिमेंट में न्यूट्रॉन अलग अलग हैं तो वो एक दूसरे का आइसोटॉप कहलाएगा। आइसोटॉप मतलब, या हाइड्रोजन देख लो, इसका नाम है प्रोटियम 1H1, 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन। 0 न्यूट्रॉन वाला एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम ऑक्साइड का जो बनता है, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ड्यूट्रियम ऑक्साइड जो हैवी वाटर बनता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, वो हैवी वाटर इसी का ही बनता है। तो ड्यूट्रियम देख लो, 2, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन इक्वल टू 2। ट्राइट्रियम 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो ये 3। तो एटॉमिक मास कितना है, यानी मास नंबर कितना है? एक का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है, तो मास नंबर चेंज होता जा रहा है। बात समझ में आई? क्लियर हो गया?
इसको बोलते हैं आइसोटॉप। एक नंबर की डेफिनेशन में आ जाते हैं, डिफाइन आइसोटॉप्स, तो द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर नोन एज आइसोटॉप्स। ये लिखना, उसके बाद एग्जाम्पल जरूर देना, जो एग्जाम्पल देना चाहो दे देना, मेरी तरफ से एक एग्जाम्पल मिनिमम देना चाहिए, चाहे पूछे चाहे नहीं पूछे। और अगर आप एग्जाम्पल लिखने की आदत नहीं डालोगे तो कई बार एग्जाम में पूछ लेगा डिफाइन आइसोटॉप विद एग्जाम्पल, तो फिर भैया एग्जाम्पल नहीं लिखने पे नंबर कटेंगे। चलिए, यूजेस ऑफ आइसोटॉप, देखो आइसोटॉप्स के अलग अलग यूजेस होते हैं। मोस्टली आइसोटॉप का जो यूज होता है, वो मेडिकल फील्ड में होता है। कैंसर हुई, गॉइटर हुई, बहुत सारी बीमारियों में इसका यूज होता है। जैसे आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम U-35 इज यूज्ड टू फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में U-235 यूरेनियम का यूज होता है। आइसोटॉप कोबाल्ट 60 इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। आइसोटॉप ऑफ आयोडीन, इसका गॉइटर में यूज करते हैं। एक मुझे और याद आ रहा है, सोडियम, गले की बीमारी के लिए सोडियम 24 का भी यूज़ करते हैं। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23, लेकिन सोडियम का एक 24 वाला वर्जन भी आता है। वर्जन मतलब ऐसा आइसोटॉप जिसका एटॉमिक मास सोडियम होता है, तो उसका भी यूज़ करते हैं। तो मोस्टली इसका केमिकल रिएक्शंस में या मेडिकल में यूज़ होता है। आइए बात करते हैं आइसोबार। आइसोबार उल्टा है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अगर कोई एलिमेंट अलग अलग, कोई एटम अलग अलग एलिमेंट से बिलोंग करता है, एक गोल्ड है एक सिल्वर है, और दोनों का एटॉमिक नंबर तो अलग होना ही होना है, लेकिन क्या एटॉमिक मास सेम हो सकते हैं? हाँ, हो जाते हैं। जैसे कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है और आर्गन का एटॉमिक मास कितना है? लगभग 40 है। तो इन दोनों का एटॉमिक मास 40 है, लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर अलग है। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है? 18 और कैल्शियम का 20। तो आइसोबार्स ऑफ द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास नोन एज आइसोबार। बस, दीज पेयर्स ऑफ एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब समझते हो? न्यूक्लियॉन्स का मतलब जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। लास्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक एक पॉइंट समझा देता हूं, सुन लीजिए, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। कई बार पूछते हैं हम बच्चों से कि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है कि केमिकल प्रॉपर्टी? तो केमिकल प्रॉपर्टी आइसोटॉप्स की जो होती है वो सेम होती है। केमिकल रिएक्शन, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वो चाहे कार्बन का कोई सा भी आइसोटॉप ले लो। फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी अलग अलग होती है। प्रॉपर्टी ऑफ आइसोबार्स आर डिफरेंट, क्योंकि दोनों एटम अलग अलग एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, इसलिए आइसोबार्स की प्रॉपर्टी कभी भी सेम नहीं हो सकती। जनरली वी कंसीडर द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट अकर्स इन आइसोटॉपिक फॉर्म। इस चीज़ को लेके आपकी बुक में न्यूमेरिकल है, मैं उसको जरा 2 मिनट में समझा देता हूँ, सुन लीजिए। एटॉमिक मास, अब एटॉमिक मास कैसे पता चलेगा? मैं बोलूँगा कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, आप बोलोगे सर 13 है, वो बोलेंगे 14 है, ये बोलेंगे 16 है, यानी अलग अलग। हमने क्या किया, ये नेचर में कितना परसेंट है? कार्बन 12, कार्बन 13 कितना परसेंट है, कार्बन 14 कितना परसेंट है, इन सब का एवरेज निकाल लिया परसेंटेज अबाउंडेंस के बेस पे और निकाल दिया एवरेज एटॉमिक मास। कैसे? बताता हूं। मान लीजिए क्लोरीन के 2 आइसोटॉप है, एक 35 जो 75% है और एक क्लोरीन 75 जो 25% है। तो इस तरीके से 35 जो है क्लोरीन का मास वो लिखा, और कितना परसेंटेज में अबाउंडेंस है? 75%। और एक दूसरा क्लोरीन 37, ये 37 है भाई, ये कितना परसेंट है? 25% नेचर में है। ये दोनों लिख के आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। नहीं समझ में आया? दोबारा सुन लो भाई। देखो, कोई आइसोटॉप है, मान लो उसका मैं नाम देता हूं X1, कोई भी हो सकता है। मान लीजिए ये नेचर में
20% प्रेजेंट है। इसका एटॉमिक मास है m और ये H2 दूसरा आइसोटोप, इसका एटॉमिक मास है n। इसका एटॉमिक मास कितना है साहब? n। ये नेचर में, इसको भी यार ऐसे ही ले लो ना, A% है और ये B% है। ठीक है, समझ में आई? कभी भी एग्जाम में दिया जाए। अब एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। अब क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाएगा वो मैं अभी बता देता हूं। मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, आप समझ लीजिए। ये x1 का मास ले लो m, उसका परसेंटेज अबाउंडेंस ले लो a परसेंटेज का मतलब हुआ A/100 प्लस n मास ले लो, इसका अबाउंडेंस ले लो b और डिवाइडेड बाय कर दो 100। यू विल गेट द एवरेज एटॉमिक मास। बात खत्म हो गई। इतना सही पढ़ना और कुछ नहीं करना। अब वो एवरेज एटॉमिक मास देके दोनों का परसेंटेज वैल्यू पूछ ले तो वो भी आपको आना चाहिए निकालना। वो कैसे निकालोगे वो भी बता देता हूं। कभी भी ऐसा पूछ ले कि एवरेज एटॉमिक मास तो ये है तो परसेंट है, तो एक का परसेंटेज अबाउंडेड मान लो x, दूसरे का मान लो 100 माइनस एक्स। परसेंटेज में तो 100 ही होगा, बस x और 100 माइनस एक्स करके वैल्यू रख दो। फॉर्मूला वही है, बस वैल्यू रखते जाना, आराम से आंसर आ जाएगा और कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल है। यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट, कोई डाउट नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा। कोई टॉपिक अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है या मैंने आपको यहाँ पढ़ाया आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा आपको लग रहा है, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो। पहले एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ो। एनसीईआरटी, या फिर जब ये वीडियो देख रहे हो तो आप एनसीईआरटी रख लो और टॉपिक पढ़ते जाओ और नोटबुक से नोट्स लिखते जाओ, जो हमने लिखा हुआ है, जो हमने समझाया समझ लो। फिर भी डाउट लगे तो हमसे पूछ लेना, आप कमेंट कर देना, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस टाइम। ऑल द बेस्ट माय डियर्स।